ये जो आकर्षण उत्पल है एक फर्जी पत्रकार है, जो कि मैंने दिल्ली जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी, चंडीगढ़ से भी, करनाल से भी रिपोर्टिंग ली है। यहाँ के किसी पत्रकार की जो सूची है उसमें ये शामिल नहीं है। इसका कार्य शुरू से लेके आज तक ब्लैकमेलिंग का रहा है। ये अधिकारियों को टारगेट करता है ताकि उनकी खबर दिखा के या तो उनको ट्रांसफ़र का वो हो जाए, यदि उनका सस्पेंशन का हो जाए, तो इसका काम उस ब्लैकमेलिंग से है। मेरे साथ इसका मामला मोरनी से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर इन्होंने एक फ्रॉड रजिस्ट्री कराने की कोशिश करी थी, वो मैंने नहीं की, मगर उसमें मेरे खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगा दिए। उस एलिगेशन की जब जांच हुई, जांच होने पर पाया गया कि इसने पत्रकारिता के दबाव में गलत रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की गई और एक सरकारी ज़मीन को हड़पने का प्रयत्न किया गया था। विजिलेंस की जांच, पुलिस जांच, सीएम फ्लाई की जांच रिपोर्ट में ये दोषी पाया गया और अवैध पत्रकारिता का भी दोषी पाया गया, जिसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 246 2017 में दर्ज हुई थी। जैसे ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो ये अनेक मामलों की तरह ये अपनी जो कुक्रम है और अभद्रता है, लज्जितपना है, वो इसका स्टार्ट हो जाता है। जब मैंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो इसने एक मेरा स्टिंग दिखाया, फिर उसके ऊपर मेरी खबर चलाई, उसमें लिखा खुद तहसीलदार का दोस्त एड्स का मरीज है, एड्स की बीमारी से ग्रसित है और तहसीलदार का जो आपस में इनके अवैध संबंध हैं उसको मैं उजागर करूंगा। इसकी पत्नी को भी एड्स की बीमारी लग चुकी है। जनता से प्रार्थना की गई कि इनसे दूरी बनाए रखे ताकि आपको एड्स की बीमारी ना लगे। ये मामला मेरा 2017 में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद जब मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट नारनौल में दी, वहां पर इसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर में ये इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट के बाद एफआईआर कोर्ट ने दोबारा इसको नोटिस कर दिया। इसने अब सेशन में अपील करी थी, वो सेशन की अपील इसकी खारिज हो गई। इस आकर्षण उपल और इसकी पत्नी मोनिका उपल, इसकी बहन फलक उपल के खिलाफ वहां से गिरफ्तारी के जो वारंट है वो इसके जारी हो गए हैं। दूसरी एफआईआर वो भी अंडर ट्रेल में है। एक एफआईआर सिरसा डबवाली में इसके खिलाफ इस जो अभद्रता के वर्ड ये यूज करता है, पत्रकारिता के दायरे से बाहर निकल के चीजें करता है, उसमें इसके खिलाफ एक एफआईआर वहां भी दर्ज है। इसके बाद इसका जो रवैया है वो रवैया, परिवार की अगर बात की आपने, इसकी पत्नी के खिलाफ है, बहन के खिलाफ, वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं? पत्नी बहन वो इसके साथ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब कोई टारगेट होता है तो उस मामले में ये अपनी जो पत्नी है, बहन है, माँ को शामिल कर देते हैं। उसको आगे करके चैन का और मान ले अश्लीलता का बिजली बोर्ड के जेई उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया और अपनी जो बिजली चोरी को उसको छुपा दिया, उनको आगे कर दिया। उसके बाद वो एफआईआर बाद में जो इंक्वायरी के बाद कैंसिल हो गई। मोरनी के बाद नारनौल से क्या कनेक्शन? ब्लैकमेलिंग की है, कैसे आप ये कैसे कह सकते हो? ब्लैकमेलिंग का जो मामला हुआ, एक सुबह जब रात को पैसे दिए गए थे, क्योंकि जब लोगों ने, किसी ने मेरा पता किया कि वो इसके खिलाफ ये चीजें हैं, तो इसने पूछा कि मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे खिलाफ खबरें चला रहा है, मेरे खिलाफ ये इस प्रकार की खबरें चला रहा है। तो ये खबरें चलाने पर जब इसने ब्लैकमेलिंग के पास से पैसे मांगे गए तो रात को 1:30 बजे जाके सुभाष ठेकेदार से, जो शराब का ठेकेदार है, उससे ये 9 लाख रुपए लेके इसके घर पे जाके 1:30 बजे देखा है। मैं परमात्मा को साक्षी मानते ही कहता हूं कि इसने वो पैसे लिए हैं। और उसके बाद मैं जो अगली बात कहूंगा वो भी मैं बोलूंगा, जो इसने मेरे खिलाफ ये जो सर ये आरोप आप लगा रहे हो कि परमात्मा को साक्षी करके 9 लाख रुपए उसने लिए, आप कह रहे हो, क्या जिस ठेकेदार ने दिए वो बोल सकता है इस बारे में? जिस ठेकेदार ने दिए हैं उसने भी अपने जो बयान है वो इन जो जांच के दौरान अपने बयान एडमिट किए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उस कोर्ट केस का हिस्सा है। उस कोर्ट केस में एविडेंस के तौर पे ये शामिल है। और उसके बाद ये लगातार ये 1.5 महीने तक फरार रहा। यहाँ इसको जमानत नहीं मिली। हाई कोर्ट में जाके एक बड़ा एडवोकेट हायर करने के बाद इसको 1.5 महीने बाद जमानत मिली। ये फरार रहा। सर मोरनी के बाद नारनौल से क्या कनेक्शन था? मोरनी के बाद जब उसकी मेरे वहां से आ गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्या इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, जिससे ये मेरे खिलाफ अभद्रता दिखाना शुरू कर दिया। जो भी कमेंट करता, मैं जहां भी गया, मैं इसके खिलाफ, जब भी मेरे बारे में बोलता, मैं इसके खिलाफ पुलिस में दरखास्त देता और एक सिविल डिफेमेशन का सूट डालता। तो इसके खिलाफ जहां मैंने नारनौल में देखी तो मैंने नारनौल में दी, तो इसके खिलाफ नारनौल में 2 एफआईआर दर्ज है और सिविल डिफेमेशन के सूट इसके खिलाफ। तो इससे पहले आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? जरा जी क्यों आए? मीडिया के सामने मैं पहले भी आके इसके बारे में बता चुका हूँ। जो पीछे जब नारनौल से इसकी हुई थी उसके बारे में भी इसका खुलासा मैंने कर दिया था। जो एक और चीज बताओ, जब आप सच्चे हैं, आपने सारे सबूत भी दिए हैं, तो फिर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
पहले कार्रवाई इसके खिलाफ चल रही है रेगुलर, मगर ये एक है ना अपने आप को इतना बड़ा पत्रकार साबित करके, फर्जी पत्रकार है मगर बड़ा साबित करके लोग इसके खिलाफ एक्शन करने से डरते थे। ये एक तहसीलदार का मैटर था, लेडीज तहसीलदार था, इसलिए सुन लिया। वरना क्या होता है कि जब मेरे खिलाफ एड्स की चीजें दी गई और उसमें पुलिस ने ये माना प्रथम दृष्टया है कि ये इसने डेफेमेशन किया है, मान्य है, मगर आईपी एड्रेस नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? कि ये प्रेशराइज करता है एक पत्रकारिता को हद को पार करके एक अपने टीआरपी के सर क्या किसी कैसे लेकर मानते हैं का हुआ है तो कैसे उसको आप देखते हैं? तहसीलदार वाले मामले में इसने बिल्कुल अपनी हदें पार कर दी। जो एक लेडीज तहसीलदार थी उसकी मर्यादा होती है, हमने अब उसको देखा वो बहुत सहमी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। इस प्रकार से उसके बाथरूम तक उसको खटखटाना, उसको ठोकना, यानी एक हद जो हद होती है उस हद को पार कर दिया। वो काफी असहज महसूस कर रही है। तो सर क्या किसी कोर्ट से वारंट भी जारी हुए हैं? इसके नारनौल कोर्ट से वारंट जारी हुई हैं इसके खिलाफ, इसकी पत्नी के खिलाफ और इसकी बहन के खिलाफ। सर जी फरार क्यों रहा 1.5 महीने, क्या कारण था? 1.5 महीने जो ये फरार रहा वो एक्साइज इंस्पेक्टर से इसने जो वसूले थे पैसे, उस मामले में ये फरार रहा। जो इसके 2 साथी थे उनसे 5.5 लाख रुपए वसूल कर लिए गए थे। बाकी जो इसके पास 9 लाख रुपए थे वो 9 लाख रुपए की रिकवरी से होनी थी। इसने वहां होएगी नहीं, वो होएगी, वो अब देखते हैं कि आगे बात है, क्योंकि हाई कोर्ट में चला गया। वहां पर एक बड़ा वकील करा जो 20-30 लाख रुपए का वकील था, और वहां से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके फोन वगैरह इसने अपने दे तो दिए, मगर वो पैसे ही रिकवरी नहीं रावल हुए। साहब एक बड़ा सवाल ये है कि वो कैमरे पर आकर के मैं ईमानदार पत्रकार हूं और मेरे खिलाफ साजिश की जाती है, जो ये कहता है और जो उसके ऐसे प्रशंसक कहते हैं, मैं ये क्या कह रहा ना, कहीं भी उसको पहले भी मैं कह चुका था, मेरे ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे। कहीं भी आकर वो यदि परमात्मा, मैं जो परमात्मा को वो मानता है वो आ जाए, और मैं परमात्मा को मानता हूं, मैं परमात्मा के जो कसम लेके और परमात्मा को मान के मैं ये तथ्य रखता हूं। 5 लाख रुपए मैं ये साबित, मैं इस मामले में भी करना चाहता हूं। जो मेरे खिलाफ इसने ये स्टिंग का बनाया, उसका बनाया, मोड़ने वाला मैटर ये चलाया मेरे खिलाफ, ये मैं उसके पास वहां गया था। उसने कहा कि वो जमीन दिला दो मेरे को। जो कुलजिंदर मोहन सिंह भाट है वो जमीन को हड़पना चाहता है। 10 करोड़ की जमीन है जो वन विभाग की है, फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट ने भी अपनी जांचों माना कि वो फॉरेस्ट की जमीन है। इस मामले में जब मैं गया तो इसने मेरा स्टिंग कर दिया, और स्टिंग के बहाने मेरे को ब्लैकमेल किया। मेरे से 5 लाख रुपए एज ये लिए कि जी हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। 5 लाख रुपए में कैश दिया था, कैसे दिया था? 5 लाख रुपए एक बीच में जो मीडिएटर था उसके माध्यम से दिए गए थे, और 5 लाख रुपए इस बात के दिए गए थे कि कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। मगर ये ब्लैकमेलिंग में मेरे पीछे लगा रहा। 5 लाख रुपए क्यों दिए? 5 लाख क्यों दिए थे आपने? 5 लाख ने गलत काम किया होगा? 5 अब मैं एक अधिकारी हूं, मैं इस मैटर को ज्यादा लंबा, क्योंकि अब तक चल रहा है, मैं उस पर फिर अब आज तक लड़ रहा हूं, और उसमें मैं बिल्कुल कहीं भी सर आप कह रहे हो कि आप निर्दोष हो, सर आप कह रहे हो आप निर्दोष हो, आप भगवान के ऊपर कसम खा सकते हो। 5 लाख रुपए देना क्या आपको लगता है आपने सही किया था? अगर उन्होंने अपराध किया तो उससे बड़ा अपराध आपने किया, घूस खिलाकर। जब इसका काम ही घूस खाने का है और ब्लैकमेलिंग करने का है, मेरे को पता है ये पहले से ब्लैकमेलर है। तो मेरे अगर आप सही थे तो क्या जरूरत थी पैसे देने की? भैया ये एक लड़ाई आप लड़ते हैं। कानूनी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ एक व्यवहारिकता में। जब कोई समाज के लोग आके बैठ जाते हैं और इसका पुराना धंधा है उस बातों को वो रखता है कि ये तो ऐसा ही है। कंप्रो किया आपने? मैंने कंप्रो किया, और वो इस बात के लिए किया कंप्रो कि ये इस बात के हैं कि जी हम उस मैटर में आपका अपना पक्ष नहीं, ऐसा आपके खिलाफ जो गलत लगा दिया एलिगेशन वो बंद कर देंगे। कितनी रकम दी सर आपने? टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इसको, मगर बीच के मीडिएटर के माध्यम से दिए गए थे, और बदनामी से बचने के लिए। जैसे इस मामले में एक्साइज इंस्पेक्टर ने भी 15 लाख रुपए दिए। नहीं, खबर बंद करने के लिए मांगे गए थे पैसे भी, बदनामी नहीं करूंगा, खबर बंद कर देंगे। हाँ, वो उसी चीज के लिए मांगे गए थे कि आगे से हम आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें नहीं छापेंगे, एड्स वैड्स की खबरें नहीं देंगे, आपको बदनाम नहीं करेंगे, आपको ये चीजें नहीं करेंगे। मानसिक रूप से मैं प्रतिपादित था। जैसे आज मैडम है, मैडम इस कंडीशन में नहीं है तहसीलदार मैडम की वो एक अच्छी फाइट कर सके, क्योंकि वो एक असहज महसूस कर रही है इसके कृत्य से। सारा खेल सर कहाँ से शुरू हुआ था? क्या फर्जी रजिस्ट्री करने को लेकर शुरू हुआ था? सारा खेल ये शुरू हुआ था कि मैं मोरनी में पोस्टिंग था, तो वहां पर मैंने रजिस्ट्री नहीं की। इन्होंने किसी दूसरे से मेरी सिटिंग पे रजिस्ट्री करा ली। अगले दिन इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी कि सरकारी जमीन को हड़प ली, पत्रकार ने अपना प्रेशर जमा के दूसरे तहसीलदार से रजिस्ट्री करा के और जमीन हड़प ली। तो उस मामले में जब इन्होंने मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा दिया कि आपने जी 5 लाख रुपए मांगे हैं, मगर वो जब सीएम फ्लाइंग से, विजिलेंस से
जो जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि तहसीलदार ने पैसे नहीं मांगे। इसने अपनी पत्रकारिता का प्रभाव दर्शाकर वो चीजें करनी चाहिए और जमीन को हड़पना चाहा, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर के आदेश करे। एफआईआर नंबर 246 चंडी मंदिर में इसके खिलाफ दर्ज हुई। रजिस्ट्री वो कैंसिल हुई। रजिस्ट्री उसके बाद हाई कोर्ट में वो मैटर चला। हाई कोर्ट में उस रजिस्ट्री के ऊपर हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि उसका जो कब्जा है वो रोड पे जो कोस्टली जमीन है उससे वहां रजिस्ट्री में काटा जाए, और वो आज रजिस्ट्री में कट चुका है। वहां पर लिखा गया था कि सड़क के साथ लगता है, वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्री से कट चुका है। जैसे आप आरोप लगा रहे हो कि ये रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवाई गई थी, ललिता मैडम के द्वारा भी यही आरोप लगाया गया है कि रजिस्ट्री करवा रहे थे फर्जी तरीके से। ललिता मैडम के बारे में जैसे हमने पता किया कि एक पहले इन्होंने ट्रांसफर डीड कराई, इसमें एनडीसी ले आई, उसके बाद एनडीसी के बगैर ये करने लगा कि एनडीसी के बगैर कर दो, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में गए क्योंकि एनडीसी के बगैर कोई रजिस्ट्री नहीं करते हैं। तो वहां गए, वो कहने लगे जी हम तो वैसे इसकी परमिशन दोबारा एनडीसी की नहीं देंगे। तो हम हमारी जो तहसीलदार मैडम से उसने कहा ये लिखवा के ले आओ कि दोबारा एनडीसी की परमिशन नहीं देंगे। तो ये इसका दोस्त था, ये अपने ही मेट्रो में कुछ एक अपने मेट्रो में इस प्रकार का कार्य करता है और कुछ एक वैसे कर लेता है। रावल साहब, एनडीसी की बात कर रहे हैं तो मैडम से क्या ये सवाल पूछा गया कि एनडीसी चाहिए या नहीं चाहिए, या डायरेक्ट जो है कैमरा ही चला दिया गया? ये इसने इसी प्रकार एनडीसी का कोई नहीं, इसका काम है कि गलत काम को जो इसके मित्रों के या इसके जानकार के कोई गलत काम है उसको प्रेशराइज करके, अधिकारी को प्रेशराइज करके और वो गलत काम करवाए जाए। करनाल रिपोर्टर के तौर पे इसकी जितनी खबरें हैं मेरे पास हैं कि उसने पिछली चीजें देखें और उसने कितने मुद्दे उठाए कि गड़बड़ झाला, घोटाला, ये चीजें वो चीजें, और इतनी बड़ी बड़ी बातें इसने लिखी। जब ये रिपोर्टर था वो छोटी छोटी ब्लैकमेलिंग की थी। इसका काम यही है कि अधिकारियों को डराओ, या तो उसको सस्पेंशन होगा या उसका तबादला होगा। 2 दिन पहले करनाल में आकर्षणोत्पल और तहसीलदार के बीच जो कुछ हुआ उसे कैसे देखते हैं आप? जो आकर्षणोत्पल के द्वारा किया गया वो एक कृत्य एक दायरे से बाहर है, क्योंकि पत्रकार हमारे पास भी आते हैं, वो पत्रकारों को अपनी स्लिप देनी चाहिए कि इस मैटर में कोई आपका वर्जन जानना चाहते हैं। आप भी पत्रकार हो, आपको पता है अपने दायरे का कि आप अपने दायरे में कैसे काम करते हो। इस प्रकार से दरवाजा खोलना, फिर बाथरूम जाना, खटखटाना, बाथरूम के अंदर है, मैंने बाथरूम के अंदर देख लिया है, क्या देख लिया है बाथरूम के अंदर, किस अवस्था में देख लिया है, ये एक सोचने वाला विषय है। और एक लेडीज थी, तो यही 354 डी और 353 कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, तो सही किया कहीं ना कहीं पुलिस ने, क्योंकि बड़ी संगीन धाराएं हैं ये जितनी धाराएं लगाई गई हैं मामले में वो कम है। इसमें जैसे ये फर्जी पत्रकार है ही नहीं। करनाल का जो डीपीआरओ है, आप उसका वर्जन ले लो कि ये यहाँ पर रजिस्टर्ड सूची में है या नहीं है। जब ये सूची में ही नहीं, ये पत्रकार ही नहीं है, तो इसने एक 420 और की है कि ये अपने आप को खुद को पत्रकार बताता है। मेरे पास उसकी डीपीआरओ की लिस्ट भी है, सारा कुछ है, जिसमें स्पष्ट लिख रखा भारत सरकार ने, चंडीगढ़ प्रेस वालों ने, करनाल ने ये स्पष्ट लिख रखा कि ये कोई पत्रकार नहीं है। रावल साहब, ये तो डीपीआरओ का जो नोट है उसमें भी लिखा है कि यूट्यूबर, ये तो उसमें भी लिखा है कि यूट्यूबर लिखा है, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यमुनानगर, कैथल डिस्ट्रिक्ट में इस चीज के जो यूट्यूबर हैं उनको डिसअलाउ किया गया है। मैं ये विनती करता हूं कि जैसे मामले हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस प्रकार के जो अवैध पत्रकार हैं, जो फर्जी पत्रकार हैं, जो ब्लैकमेलिंग का कार्य करता है, उनको रोका जाए और एक डीपीआरओ के पास एक ऐसी लिस्ट हो जो सफिशिएंट हो। क्योंकि जब तक डीपीआरओ के पास ऐसी सफिशिएंट लिस्ट नहीं होगी तब तक ये जो यूट्यूबर हैं माइक उठा ले, मैं भी 10 माइक वाले तैयार कर देता हूं, 20 माइक वाले तैयार किसी के मुंह में छूटने के लिए तैयार हो जाता हूं, तो ये एक गलत है। मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि डीपीआरओ एक ऐसी लिस्ट रखे जो रजिस्टर्ड पत्रकार हो, जो जेन्युइन अपना ईमानदारी से, अपनी सत्यानिष्ठा से और अपनी अनुभव से अच्छा कार्य करते हैं, पत्रकारिता के दायरे में काम करते हैं, पत्रकारिता के नियमों के अनुसार काम करते हैं, उन्हीं को पत्रकारिता करने का अधिकार दिया जाए। 2 दिन पहले करनाल में जो कुछ हुआ, तो क्या आप प्रशासन से मिलकर सरकारी गवाह बनेंगे? मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने मामलों में इसके खिलाफ जो भी है मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर सरकारी गवाह के तौर पे मैं उस टाइम पे यहाँ मौजूद नहीं था, तो मैं गवाह शिकायत देने आए आप? मैं इसके खिलाफ एक 2000 जब इसमें मेरे खिलाफ एड्स की कंप्लेंट की थी, तो एक मेरी मिसिज की कंप्लेंट थी। मेरी मिसिज की कंप्लेंट मैं आज एसपी साहब को देने आया हूं कि ताकि ये जो मेरे खिलाफ एड्स की चीजें मेरे दोस्तों के खिलाफ चलाई गई थी, उसमें जब एसपी साहब की जांच में भी ये पाया गया कि हाँ प्रथम दृष्टया डिफेमेशन होना पाया गया, परंतु इसके आईपी एड्रेस ना मिलने की वजह से इसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। तो मैं ये विनती करने आया हूँ कि इसके आईपी एड्रेस ट्रेस करके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सर, क्या नाम आपका, क्या पद आपका, कहाँ पोस्टिंग है? मेरा नाम आनंद रावल है, मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हूँ और मैं प्रताप नगर, यमुनानगर पोस्टिंग।